बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी पाकिस्तानी नर्सिस एंड डॉक्टर्स, आज हमारा टॉपिक है एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। जैसे मैंने कल आपको बताया था, एग्जाम कोई भी हो, एनक्लेक्स हो, हार्ड हो, सीबीटी हो, डीएचए हो, एमओएच हो, हार्ड हो, एबीजीज उनका फेवरेट टॉपिक है और एबीजीज पे लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। तो एबीजीज आज हम करेंगे पार्ट 1, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, इसको एक लेक्चर में फिनिश नहीं किया जा सकता। एक रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक देखें, फिर ही आपको इसकी समझ आएगी, वरना आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो हम लोगों ने एबीजीज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको नॉर्मल वैल्यूज पता होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, उसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में हम सबसे पहले लिखेंगे एसिडोसिस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी पाकिस्तानी नर्सिस एंड स्पेशली यंग डॉक्टर्स, मेरा जो लेक्चर है वो है आज एबीजीज। एबीजीज मीन आर्टीरियल ब्लड गैसेस। एबीजीज आर्टीरियल ब्लड गैसेस। एग्जाम कोई भी हो, जैसे मैंने कल बताया, एनक्लेक्स हो, डीएचए हो, सीबीटी हो, हार्ड हो, एमओएच हो, एबीजीज इनका फेवरेट टॉपिक है। एबीजीज पे लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। ये लेक्चर आपने शुरू से एंड तक देखना है, फिर ही आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। आज हम करेंगे पार्ट 1, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो एक लेक्चर में फिनिश नहीं किया जा सकता, इज अ लेंथी टॉपिक। तो आज हम करेंगे पार्ट 1, नेक्स्ट हम जो है वो पार्ट 2 करेंगे। एबीजीज को का लेक्चर जो है वो लेने से पहले आपको सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं। आर्टीरियल ब्लड गैसेस को जो है वो करने के लिए सबसे पहले हमें नॉर्मल वैल्यूज का पता होना चाहिए। वो नॉर्मल वैल्यूज क्या हैं, उसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। इधर आ जाएगा हमारा एसिडोसिस, नॉर्मल वैल्यूज और अल्कलोसिस। नॉर्मल वैल्यूज और अल्कलोसिस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले पीएच की। एक चीज ध्यान में रखें, आपको जब भी एबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए एग्जाम में, सबसे पहले आपने पीएच की वैल्यू देखनी है। पीएच की वैल्यू जो नॉर्मल होती है वो है 7.35 टू 7.45। इट्स अ नॉर्मल वैल्यू इन द बॉडी, द पीएच। अब अगर हमारा जो पीएच है वो लेस देन 7.35 है, दैट इज एसिडोसिस। अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7.45 है, दैट इज अल्कलोसिस। ज़हन में रखें कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द पीएच वैल्यू, ताकि आप एक चीज जो है वो कंफर्म कर लें कि ये एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है। उसके बाद आ जाएगा जी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में है 35 टू 45। इट्स अ नॉर्मल वैल्यू। अब अगर CO2 मोर देन 45 है तो ये है एसिडोसिस। CO2 रिलेटेड टू लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो पीएच अगर आपकी है लेस देन 7.35, CO2 अगर मोर देन 45 है, दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब अगर यही CO2 लेस देन
35 है तो रहेगा तो ये रेस्पिरेटरी, क्योंकि बात हो रही है CO2 की, लेकिन उसमें pH जो है वो है मोर देन 7.5, तो इसे बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। नंबर 3 है हमारा बाइकार्ब, HCO3। HCO3 रिलेटेड टू किडनीज है, ये अपने जहन में रखें। जो CO2 रिलेटेड टू लंग्स। अब बाइकार्ब की नॉर्मल वैल्यू हमारी बॉडी में है 22 टू 26। अगर तो ये लेस देन 22 है तो ये है एसिडोसिस। अगर ये मोर देन 26 है तो ये है अल्कलोसिस। जो बाइकार्ब है वो हमारी बॉडी में बेस को कंट्रोल करता है। बाइकार्ब किडनी बेस को कंट्रोल करते हैं। अब एक चीज आप देखें कि जो पीएच और बाइकार्ब हैं वो तो सेम है। देखें, पीएच ज्यादा एसिडोसिस, बाइकार्ब ज्यादा एसिडोसिस, पीएच कम अल्कलोसिस, बाइकार्ब पीएच जो है वो कम है तो एसिडोसिस है, बाइकार्ब कम है तो एसिडोसिस है। पीएच ज्यादा है तो अल्कलोसिस है, बाइकार्ब ज्यादा है तो अल्कलोसिस है। लेकिन CO2 ऑपोजिट काम करता है। CO2 ज्यादा है तो एसिडोसिस है रेस्पिरेटरी, CO2 कम है तो अल्कलोसिस है रेस्पिरेटरी। आपको सिर्फ याद करने के लिए ये 3 चीजें जहन में रखनी है। अब सबसे पहले तो हमने ये चीज देखनी है कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है। रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट जो है वो ऑप्शन, फर्स्ट जो है पार्ट। सेकेंडली हमें क्या एबीजीज में देखना है कि ये रेस्पिरेटरी है और मेटाबॉलिक है। उसके लिए हमने एक चीज जहन में रखनी है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। 2 चीजें जहन में रखनी है, रेस्पिरेटरी ऑपोजिट। रेस्पिरेटरी ऑपोजिट में क्या होगा, पीएच अगर ज्यादा है, CO2 कम है। पीएच ज्यादा, CO2 कम है तो वो है आपका अल्कलोसिस। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि पीएच अगर आपकी मोर देन 7.45 है तो वो अल्कलोसिस है, CO2 आपका लेस देन 35 है तो वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। अब ऑपोजिट अगर हम बात करें, अगर पीएच अब कम है, CO2 ज्यादा है तो ये आ जाएगा एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक इक्वल। मेटाबॉलिक इक्वल मेटाबॉलिक इक्वल क्या है कि मेटाबॉलिक इक्वल में क्या होगा, पीएच ज्यादा मोर देन 7.45, बाइकार्ब ज्यादा मोर देन 26, तो ये है अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि इसमें CO2 नहीं है, हम इसमें CO2 नहीं देख रहे, हम इसमें देख रहे हैं पीएच और बाइकार्ब, तो ये है क्योंकि CO3 बाइकार्ब रिलेटेड टू मेटाबॉलिक है, तो बाइकार्ब ज्यादा पीएच ज्यादा, डेट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, बोथ आर इक्वल। पीएच कम बाइकार्ब कम, इसमें दोनों चीजें कम
तो ये है एसिडोसिस। दोनों चीजें कम, इक्वल, पीएच लेस देन 7.35, बाइकार्ब लेस देन 22, तो ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमेशा मैंने आपको बोला कि पीएच को आपने जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो पीएच को लाजमी देखना है। पीएच जो है वो देखने के बाद फिर आपने देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी पूछ रहे हैं या रिलेटेड टू मेटाबॉलिक पूछ रहे हैं। रिलेटेड टू मेटाबॉलिक पूछ रहे हैं तो हम बाइकार्ब देखेंगे, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी पूछ रहे हैं तो हम CO2 देखेंगे। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि पीएच इज द मस्ट इन ऑल एबीजीज क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट जो आपने चीज जहन में रखनी है वो ये वर्ड जहन में रखने, रोम, ROME, रोम। अब आर का मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी। ओ का मतलब है ऑपोजिट, एम का मतलब है मेटाबॉलिक, ई का मतलब है इक्वल। सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी की। तो रेस्पिरेटरी में मैंने आपको बताया कि CO2 ज्यादा है और पीएच कम है, तो वो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। डिफरेंट तरीके से आपको बता रही हूं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो कि आर का मतलब है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में सबसे पहले CO2 देखी जाती है और पीएच देखी जाती है। पीएच कम है, CO2 ज्यादा है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑपोजिट, CO2 कम, पीएच ज्यादा, तो ये क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ऑपोजिट, CO2 कम हो गई, लेस देन 7.35, पीएच ज्यादा हो गई, लेस मोर देन 7.45, तो क्या हुआ, ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। CO2 लेस देन 35। अब मेटाबॉलिक में क्या है, मेटाबॉलिक में मैंने आपको बोला कि ये इक्वल्स हैं। मेटाबॉलिक में बाइकार्ब HCO3, बाइकार्ब कम, पीएच कम, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस में एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि पीएच कम होगी, अल्कलोसिस में पीएच ज्यादा होगी। तो इक्वल में अब ई का मतलब इक्वल कि HCO3 ज्यादा, पीएच ज्यादा, तो ये आ गया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। चार चीजें बताई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो आपको मैंने बोला कि वेन एवर पीएच इज हाई मोर देन 7.45, चार चीजें बताई, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो आपको मैंने बोला कि वेन एवर पीएच इज हाई मोर देन 7.45 इज अल्कलोसिस, वेन एवर पीएच इज लेस देन 7.35 इज एसिडोसिस। CO2 all represent respiratory related to lungs। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंपनसेशन। कंपनसेशन जो है वो 3 टाइप्स का है। इस एबीजीज में हमने कंपनसेशन भी देखना होता है। जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन कंपनसेशन 3 टाइप्स का है। एक है पार्शली,
पार्शली कंपनसेशन, एक है अनकंपनसेशन, दूसरा है फुली कंपनसेशन। कंपनसेशन, कंपनसेटेड, तो ये हैं इसकी 3 टाइप्स हैं। अभी 3 टाइप्स में हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल अनकंपनसेटेड की। अनकंपनसेशन क्या है कि अनकंपनसेशन में जो CO2 और बाइकार्ब है, CO2 और बाइकार्ब ऑलवेज नॉर्मल। जब आपको वो पूछेंगे अनकंपनसेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, तो CO2 एंड बाइकार्ब ऑलवेज इन नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज। पर उसमें क्या होगा, या तो ये दोनों नॉर्मल होंगे या फिर बाइकार्ब जो है वो नॉर्मल होगा। क्वेश्चन से रिलेटेड है ना कि उन्होंने आपको उसमें से क्या पूछा है। इसमें जो पीएच है वो नॉर्मल नहीं होगी। अनकंपनसेशन में ये दोनों चीजें नॉर्मल रेंज में होंगी और पीएच नॉर्मल नहीं होगी। तो ये है अनकंपनसेशन। CO2 bicarb is in normal range, pH is not normal, that is uncompensation। अभी बात करते हैं पार्शली। पार्शली कंपनसेशन, पार्शली कंपनसेशन में pH इज नॉर्मल, pH नॉर्मल, CO2 एंड बाइकार्ब नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं होंगे। पार्शली कंपनसेशन में pH नॉर्मल होगी, 7.35 टू 7.45 की रेंज में होगी, पर बाइकार्ब और CO2 नॉर्मल नहीं होंगे। तो वो आ जाएगा आपका आंसर पार्शली कंपनसेशन। अभी बात करते हैं फुली कंपनसेशन की। फुली कंपनसेशन, फुली कंपनसेशन में pH इज नॉर्मल। इसमें pH आपको नॉर्मल मिलेगी, उसको बोलते हैं फुली कंपनसेशन। कि देखें जो अनकंपनसेशन में था उसमें CO2 और बाइकार्ब नॉर्मल रेंज में थे, लेकिन जो pH है वो नॉर्मल नहीं थी, तो वो था अनकंपनसेशन। फुली कंपनसेशन में pH नॉर्मल नहीं थी, दोनों में, अनकंपनसेशन में भी और फुली पार्शली कंपनसेशन में भी pH नॉर्मल नहीं थी। CO2 बाइकार्ब विल बी आउट ऑफ रेंज, तीनों चीजें ही। पार्शली कंपनसेशन में एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पार्शली कंपनसेशन में ऑल इन नॉट नॉर्मल रेंज, ऑल इन नॉट नॉर्मल रेंज। पार्शली कंपनसेशन की मैं बात कर रही हूं। pH नॉट नॉर्मल, CO2 बाइकार्ब विल बी आउट ऑफ रेंज, ऑल नॉट विल बी नॉर्मल। पार्शली में तीनों चीजें ही खराब हैं। अनकंपनसेशन में CO2 bicarb is in normal range, but the pH is not normal. Fully compensation में pH is normal. एक चीज जो है आपको समझ आ गई होगी कि एक तो आपने pH देखनी है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। पार्शली कंपनसेशन, अनकंपनसेशन, फुली कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं समझ आई हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। दोबारा से मैं बता देती हूँ कि पार्शली कंपनसेशन में तीनों चीजें नॉर्मल नहीं हैं। अनकंपनसेटेड में
जो है वो CO2 बाय कार्ब तो नॉर्मल रेंज में है, लेकिन पीएच नॉर्मल नहीं है। फुली कंपनसेशन में पीएच नॉर्मल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो हम लोग करेंगे जल्द ही। कल हमारा जो टॉपिक है वो ब्रोंकोस्कोपी है, तो इंशाल्लाह आफ्टर टुमारो आई विल प्रिपेयर द पार्ट 2 lecture for ABGs. Tomorrow our lecture will be bronchoscopy. तो अपना ख्याल रखें और अपनी